रात के ठीक 8 बज रहे थे। रामपुर गांव के छोटे से बस स्टॉप पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक उसके अगले ही पल एक तेज हॉर्न की आवाज ने उस गहरे सन्नाटे को चीर दिया। कुछ ही पलों बाद पुरानी सी बस स्टॉप पर आकर रुकी और उसमें से नीचे उतरा रोहित कई सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था। उसके कंधे पर एक बैग था। शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आज वो सिर्फ अपने घर वापस नहीं आया था, वो लौटा था अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर। लेकिन रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव में वो इतनी सारी उम्मीदें लेकर वापस आया था, बहुत जल्द उसी गांव में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। रोहित एक गहरी सांस लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लगभग सुनसान था। गांव की ठंडी और ताजी हवा रोहित की पुरानी यादों को जगा रही थी। कुछ दूर चलते ही वो अपने घर के ठीक सामने खड़ा था। घर को देखते ही रोहित हैरान रह गया। इतने सालों बाद भी उसका घर बिल्कुल वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। एक पल के लिए रोहित अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो यादें जब वो बच्चा हुआ करता था, उसी आंगन में दिन भर खेलना और किसी बात की कोई चिंता ना होना। कुछ देर बाद रोहित ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में उसकी माँ ने दरवाजा खोला। रोहित को सामने देखते ही वो खुशी और हैरानी से कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। लेकिन उसके पिता अब भी उसी पुरानी खाट पर बैठे थे। उन्होंने ना तो रोहित की तरफ ठीक से देखा और ना ही कुछ कहा। धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगी थी, लेकिन रोहित के घर में अभी भी तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू घुली हुई थी और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा। रोहित ने जैसे ही थाली की तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि माँ ने उसकी पसंद का खाना बनाया था और शायद इसी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया। घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ चम्मचों की हल्की सी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी रोहित के पिता ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तो बेटा पढ़ाई पूरी हो गई? रोहित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसके पिता फिर बोले, तो अच्छा है। अब कल से मेरे साथ खेत चलना। अब वक्त आ गया है कि तुम खेतों का काम संभालो और मुझे थोड़ा आराम दो। ये बात सुनते ही रोहित कुछ पल के लिए खामोश हो गया, जैसे वो काफी समय से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, पापा, मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया। मैं दूध का बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसा बिजनेस जो हमारे गांव की पहचान बन सकता है। रोहित के मुंह से ये बात निकलते ही उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कल सुबह मेरे साथ खेत चलना। बहुत काम पड़ा है। लेकिन इस बार रोहित खामोश नहीं रहा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने पढ़ाई खेतों में काम करने के लिए नहीं की है। मैं हमारी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ जिस पर आप और माँ दोनों गर्व कर सकें। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर चलती ठंडी हवा की सरसराहट और बर्तनों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। रोहित की बात सुनते ही उसके पिता कुछ देर तक बस उसे देखते रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि उनका बेटा कब इतना बड़ा हो गया। रोहित की आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपने सपने को पूरा करने का जुनून था। शायद इसी जुनून ने उसके पिता का फैसला बदल दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, गांव छोड़कर नहीं जाओगे। और एक बात, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अगर अपने दम पर कुछ कर सकते हो तो कर लेना। रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वो इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। उस रात रोहित देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अपने सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। आखिरकार सुबह होते ही उसने अपना फैसला कर लिया। वो बिना किसी को कुछ बताए सीधा गांव के ग्राम बैंक पहुंच गया, जहां उसने दूध के बिजनेस के लिए लोन की अर्जी दे दी। लोन लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन रोहित की पढ़ाई और उसके पिता की गांव में बनी इज्जत की वजह से बैंक वालों ने उस पर भरोसा किया और कुछ ही दिनों बाद उसका लोन पास हो गया। बस
यहीं से शुरुआत हुई रोहित के उस सफर की जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। धीरे धीरे रोहित का सपना हकीकत में बदलने लगा। गांव के बाहर एक बड़ा सा तबेला तैयार किया गया। जरूरत की हर मशीन लगाई गई और एक एक करके अच्छी नस्ल की भैंसें भी खरीद ली गई। रोहित दिन रात अपने काम में जुटा रहता। दिन में मेहनत, रात में नए प्लान। कुछ ही महीनों में उसका दूध पूरे इलाके में मशहूर हो गया। समय के साथ रोहित की मेहनत रंग लाने लगी। जिस कच्चे घर में कभी सिर्फ जरूरतें रहती थीं, आज वही घर धीरे धीरे पक्का बन रहा था। घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी थी और सबसे बड़ी बात, हर तरफ सिर्फ रोहित की ही चर्चा होने लगी। लोग कहते रोहित ने सच में कमाल कर दिया। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो दूसरों की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और रोहित की जिंदगी में वो इंसान था मोहन, जो उसी गांव का रहने वाला था और वो भी दूध का ही कारोबार करता था। लेकिन रोहित की बढ़ती हुई तरक्की उसके अंदर जलन की आग भड़का चुकी। वाह रोहित, काफ़ी तरक्की कर ली तुमने, कुछ ज़्यादा ही तरक्की। देखता हूँ ये खुशी कितने दिन टिकती है। उसके अंदर जलन की आग भड़का चुकी थी। मोहन भी दूध का कारोबार करता था, लेकिन गांव में बहुत कम लोग उससे दूध खरीदते थे। वजह थी उसकी बदनामी। गांव में उसके काले जादू के किस्से पहले से ही मशहूर थे और लोग उससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर समझते थे। कहा जाता था कि मोहन किसी की तरक्की और खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब उसकी नज़र रोहित पर पड़ चुकी थी। रोहित की बढ़ती हुई तरक्की मोहन के अंदर जलन की आग भड़का रही थी और मोहन की ये जलन रोहित के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर आई अमावस्या की वो काली रात। एक ऐसी रात जिसके बाद रोहित की जिंदगी सिर्फ बदली नहीं बल्कि अंधेरे में डूब गई। उस रात पूरा गांव एक अजीब और भारी सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न हवा की हल्की सी सरसराहट, जैसे हर चीज किसी अनजाने खौफ के सामने झुक गई हो। और उसी वक्त गांव से कुछ दूर उस सुनसान शमशान के बीच मोहन अकेला बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ एक चक्र बना हुआ था और उसके सामने हवन कुंड जल रहा था। उसकी लौ अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे वो भी किसी डर से कांप रही। और उसके सामने मिट्टी का बना एक पुतला पड़ा था जिसका गला उसने काट दिया था। और उसके बिल्कुल पास एक पॉलिथीन रखी हुई थी जिसमें से उसने एक कंकाल की खोपड़ी निकाली। मोहन ने मंत्र पढ़ते हुए उस खोपड़ी को सीधे चलते हुए हवन कुंड में डाल दिया। मोहन धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। मोहन अब जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी साफ बता रही थी कि उसकी काली क्रिया अब सफल हो चुकी थी। फिर अचानक उसकी आवाज रुक गई। अगली सुबह आसमान में सूरज तो निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी भी आज कुछ फीकी और डरी हुई सी लग रही थी। हाथ में बाल्टी लेकर रोहित तबेले की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज तबेले के अंदर उसका सामना एक ऐसी चीज से होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही रोहित ने तबेले के अंदर कदम रखा, वो अचानक वही रुक गया। आज अंदर कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बदबू घुली हुई थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे सड़ रही हो। रोहित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सारी भैंसें चुपचाप खड़ी थीं, बिल्कुल खामोश, इतनी खामोश कि उनकी ये खामोशी ही रोहित को बेचैन करने लगी। रोज उसके आते ही पूरा तबेला उनकी आवाजों से गूंज उठता था, लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा था। और उस सन्नाटे के बीच हर भैंस की नजर सिर्फ रोहित पर टिकी हुई थी। रोहित ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो रोज की तरह पहली भैंस के पास जाकर बैठ गया। उसने बाल्टी नीचे रखी और दूध निकालना शुरू कर दिया। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक रोहित ने लापरवाही से अपने हाथ की तरफ देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि बाल्टी में दूध नहीं, गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। एक पल के लिए रोहित की सांसें थम सी गईं। उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। घबराहट में उसने तुरंत दूसरी भैंस को जांचा, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन हर जगह वही मंजर था। हर बाल्टी में सिर्फ खून ही भर रहा था। धीरे धीरे
पूरा तबेला खून की तेज बदबू से भरने लगा और तभी रोहित को एहसास हुआ कि सारी भैंसें अब भी बिना पलक झपकाए सिर्फ उसी को घूर रही थीं। अब रोहित के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था क्योंकि उन सभी की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे लाल पड़ चुकी थी, जैसे उनके अंदर कोई अनजान ताकत जाग उठी हो। रोहित डर के मारे घबराहट में तुरंत अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल कर दिया। पापा जल्दी आइए। उसकी घबराई हुई आवाज सुनते ही उसके पिता दौड़ते हुए तबेले में आए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाल्टी पर पड़ी वो भी वहीं जम गए। बाल्टी में दूध की एक बूंद तक नहीं थी, सिर्फ गाढ़ा ताजा खून भरा हुआ था। रोहित घबरा कर बोला, पापा ये क्या हो रहा है? लेकिन इस बार उसके पिता के पास भी कोई जवाब नहीं था। उस दिन डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। भैंसों की एक एक करके जांच की गई, हर जरूरी टेस्ट किया गया, सैंपल लिए गए, रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर रिपोर्ट में बस एक ही बात लिखी थी, सब कुछ नॉर्मल है। रिपोर्ट नॉर्मल थी लेकिन हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि हर सुबह भैंसों से दूध की जगह सिर्फ खून ही निकलता था। एक दिन, 2 दिन, फिर एक हफ्ता और देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले। धीरे धीरे रोहित की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। जिन लोगों ने कल तक उसकी तारीफों के पुल बांधे थे, आज वही लोग उसके तबेले के पास आने से भी कतराने लगे। पूरे गांव में एक ही बात फैल चुकी थी कि रोहित के तबेले पर किसी शैतानी साये का असर है। शहर के सारे ऑर्डर एक एक करके कैंसिल होने लगे और बैंक वाले भी हर हफ्ते कर्ज की याद दिलाने उसके घर पहुंच जाते। दिन भर रोहित अपने बिजनेस को बचाने के लिए भाग दौड़ करता रहता, लेकिन हर रात जब वो अकेला होता तो अंदर ही अंदर टूट जाता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और फिर एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, तब रोहित को तबेले की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। और आज रोहित के सब्र की हद पार हो चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। आखिर उसके साथ ये सब कर कौन रहा था? उसने बिना एक पल गंवाए अपनी टॉर्च उठाई और धीरे से घर के बाहर निकल आया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज की ये रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज उसके सामने लाने वाली थी। रोहित धीरे धीरे तबेले की तरफ बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो तबेले के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक वहीं रुक गए। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। वो कोई और नहीं, मोहन था। रोहित मोहन को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक तरह से मोहन गांव में उसका दोस्त ही बन चुका था, लेकिन इतनी रात को उसे अपने तबेले के पास खड़ा देखकर रोहित को कुछ अजीब लगा। इसलिए वो चुपचाप पास के एक पेड़ के पीछे छुप गया और वहीं से मोहन की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके हाथ में नींबू, मिर्च और कुछ काले धागे थे। मोहन धीरे धीरे तबेले के गेट के पास गया और बिना कुछ कहे वो सारी चीजें अंदर फेंक दी। अगले ही पल पूरा तबेला एक साथ गूंज उठा। सारी भैंसें जोर जोर से चीखने लगी। ये देखते ही रोहित के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित की रूह तक हिला दी। अचानक आसमान में जोर से बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में रोहित ने मोहन का चेहरा साफ साफ देख लिया। लेकिन जैसे ही बिजली की चमक गायब हुई, मोहन भी वहां से गायब हो चुका था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रोहित का गला सूख गया और उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ देर तक पेड़ के पीछे ही खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था और क्यों हो रहा था। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी और भी ज्यादा बदलने लगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। मोहन का उस तरह अचानक गायब हो जाना उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। आखिर कोई इंसान इतनी जल्दी उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता था?
लेकिन सवाल ये था कि अब वो करे तो क्या करे। पूरी रात रोहित की आंखों से नींद गायब थी। सुबह होते ही उसने अपनी माँ को रात में देखी हुई हर बात बता दी। मोहन का तबेले के पास आना, उसका नींबू मिर्च और काले धागे फेंकना, और फिर बिजली चमकते ही उसका अचानक गायब हो जाना। सब कुछ सुनने के बाद रोहित की माँ के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही, जैसे उन्हें किसी पुरानी बात की याद आ गई हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये वाकई उसी का काम है तो अब हमें किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो इस काले जादू का तोड़ जानता हो। अपनी माँ की बात सुनते ही रोहित ने बिना देर किए उनसे पूछा, माँ, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानती हैं जो हमारी मदद कर सके? रोहित की माँ कुछ पल तक खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली। उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं है। लोग उन्हें गौ रक्षक के रूप में जानते थे। वो निमाड़ क्षेत्र के जाने माने संत माने जाते हैं। मेरे हिसाब से अब तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। शायद वही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। गांव से कुछ दूर सिंगाजी महाराज का मंदिर है और माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से वहां जाता है उसकी हर समस्या का हल मिल जाता है। इतना सुनते ही रोहित के चेहरे पर हल्का सा संदेह दिखाई देने लगा, जैसे वो इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा हो। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या सच में? माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, विश्वास हो या ना हो, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये बात सुनकर रोहित कुछ पल के लिए खामोश हो गया, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही रोहित बिना देर किए सिंगाजी महाराज के मंदिर के लिए निकल पड़ा। मंदिर गांव से काफी दूर था, इसलिए वहां पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। कुछ देर तक वो चुपचाप मंदिर के सामने खड़ा रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर सिंगाजी महाराज के सामने अपनी पूरी परेशानी रख दी और मन ही मन बस एक ही प्रार्थना की, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अब रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने सच्चे दिल से अपनी सारी परेशानियां सिंगाजी महाराज के सामने रख दी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये प्रार्थना बहुत जल्द उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। रोहित ने बिना कुछ कहे सीधे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि जब तक उसकी परेशानी का कोई हल नहीं मिलता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और देखते ही देखते शाम हो गई। फिर शाम से रात हो गई। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब कम होने लगी थी और कुछ ही देर बाद पूरे मंदिर में सिर्फ रोहित अकेला बैठा रह गया। थकान और परेशानी के बीच न जाने कब रोहित की आंख लग गई और तभी उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वो उसी मंदिर में खड़ा है, लेकिन इस बार पूरा मंदिर एक अलग ही रोशनी से जगमगा रहा था और उस रोशनी के बीच सिंगाजी महाराज खड़े थे। उन्हें देखते ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अगर परीक्षा लेनी ही है तो मेरी लीजिए, मेरे परिवार की क्यों? मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? रोहित की बात सुनकर महाराज ने उन्होंने अपने हाथ से एक फूंक रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने धीरे से वो फूल अपने हाथ में ले लिया और अगले ही पल रोहित की आंख खुल गई। वो घबरा कर सीधा बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ की तरफ देखा उसकी सांसें एक पल के लिए थम गईं, क्योंकि उसके हाथ में वही फूल था जो उसने सपने में सिंगाजी महाराज से लिया था। रोहित कुछ पल तक उस फूल को बस देखता ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सपना था या हकीकत। मंदिर के अंदर अब भी वही शांति थी, लेकिन रोहित के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। गांव पहुंचते ही रोहित ने किसी से कोई बात नहीं की और सीधे तबेले की तरफ बढ़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा हौसला था। जैसे ही वो तबेले के अंदर गया, उसने धीरे से बाल्टी उठाई और एक भैंस के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे दूध निकालना शुरू किया। कुछ ही पल बाद बाल्टी में गिरती बूंदों की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित ने धीरे से नीचे की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि इस बार बाल्टी में खून नहीं बल्कि बिल्कुल साफ
सफेद दूध भर रहा था। रोहित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने तुरंत दूसरी भैंस को देखा, फिर तीसरी को, और हर जगह वही मंजर था। सारी भैंसें पहले की तरह दूध देने लगी थी, जैसे उन पर छाया हुआ हर अंधेरा एक ही पल में खत्म हो गया हो। उस दिन रोहित को यकीन हो गया था कि सच्ची श्रद्धा के सामने कितनी भी बड़ी अंधेरी ताकत क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन उधर जब मोहन को यह खबर मिली कि रोहित के तबेले से फिर से दूध निकलने लगा है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, गांव में एक अजीब सी खबर तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि मोहन पागल हो गया है। वो अक्सर अकेला खड़ा होकर अचानक अपने पीछे देखने लगता और डर के मारे चीखने लगता, प्लीज उसे रोको, वो मुझे मार रहा है, वो मुझे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन जब भी कोई उसके पीछे देखता, वहां कोई नहीं होता था, सिर्फ खाली हवा और डर से कांपता हुआ मोहन का चेहरा। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे, क्योंकि अब मोहन खुद ही किसी अनजान ताकत का शिकार बन चुका था। कहते हैं जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिर जाता है, और मोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहित की जिंदगी में धीरे धीरे फिर से खुशियां लौट आई, लेकिन मोहन अपनी ही अंधेरी ताकतों के जाल में हमेशा के लिए फंस गया।